हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक्ट्स डिस्कस किए जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, पिट्स इंडिया एक्ट था और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 था और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1853 था। ये कुछ एक्ट्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट एक्ट है और जो मैंने आपको अलग से मैंने सिलेबस में दिया है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसके थ्रू जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है उसका ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना जब हुई थी भारत में, उसके बाद इस एक्ट से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ख़त्म हो जाती है। सो ऐसी कुछ बातें हैं हम जो इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ और दो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 and another important is Indian Council Act of 1892. So in total there will be having Regulating Act of 1773, Pitt's India Act, then we'll be having Charter Act of 1833, then we will be having Chartering Act of 1853, then we will be having the Government of India Act 1858, then we will be having the Indian Council Act of 1861, then will be the 1892. So in total 1 2 3 4 5 6 and 7 important acts हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से? क्वेश्चन ऐसे आता है, प्लीज रीअरेंज दी फॉलोइंग एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी जेकेएसएसबी में पेपर में आ चुका है कि ये जो एक्ट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकली आप रीअरेंज करिए कि पहले कौन सा एक्ट आया, उसके बाद कौन सा एक्ट आया। सो ये जो मैंने एक्ट्स इसमें लिखे हुए हैं, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ आप इनको क्रोनोलॉजिकली अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लें ताकि अगर वापस इस पे से क्वेश्चन आए सो यू शुड बी एबल टू राइट दिस आंसर। लेकिन इनमें कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने साथ में डिस्कस किए हैं कि कौन से एक्ट के थ्रू कौन सी चीज़ों की स्थापना हुई, कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, अभी हम डिस्कस करेंगे जो वॉइस रॉय की जो पोस्ट है वो इंट्रोड्यूस हुई। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप अलग से फैक्ट्स को अपने ये जो आप क्रोनोलॉजिकली बनाएंगे अपने नोटबुक में उसके आगे लिख के रख लेना। ओके, सो लेट अस डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था, 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस इन इंडिया। ओके, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसे कहा जाता है। सो इसकी वजह से जो कंपनी है उसे शॉक लगा दैट हाउ द पीपल कुड रिवोल्ट अगेंस्ट अस, हाउ व्हेन वी आर सिविलाइजिंग देम। हम उन्हें सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोगों ने हमारे खिलाफ रिवोल्ट क्यों किया? बट इनडायरेक्टली दे डिडंट न्यू दैट हाउ दे वर स्पॉइलिंग द पीजेंट्स, हाउ दे वर डिस्ट्रॉइंग द handicrafts in India, how they were indirectly destroying the trade in India, how they were sending lot of raw material to the industrially revolutionized England. So इन चीज़ों का पता उनको न लगते हुए ये जो रिवोल्ट है वो 1857 में होता है। सो दिस इज़ द डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ दी देयर पॉलिसीज़, जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई उनकी डायरेक्ट इंडिकेशन थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो 1857 का एक पॉइंट है जो मुझे लगता है बोलना चाहिए, that is that when peasants used to revolt, Indian soldiers were supposed to suppress them, those who were working in the East India Company। अगर कहीं पे कोई रिवोल्ट करता है उनको सप्रेस कौन करता था? ब्रिटिश आर्मी। बट ब्रिटिश आर्मी के कौन से मेंबर्स? इंडियन मेंबर्स। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू दैट Indian mutiny took place because they were not really soldiers, they were farmers or peasants in army's uniform. They were the peasants in the army's uniform. ओके, सो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके जो बैकग्राउंड मोस्टली ये है कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उसी वजह से ये जो एक्ट है इसकी स्थापना बट ये जो इंडिया में जो काउंसिल थी ब्रिटिशर्स की उसको इस एक्ट को पास करना पड़ा। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका,
that is end of the East India Company. Before it, Britishers used to say that I am the boss, we are the boss, we are ruling India, therefore you are the boss, and we'll be keeping ourselves as boss. हम ही भारत में राज करेंगे, हम ही यहाँ के राजा बन के रहेंगे. But by this act, Government of India Act, the company rule came to an end. Please keep in mind, East India Companies rule came to end. Otherwise आप ये सोचोगे कि हमें तो 1858 में ही आज़ादी मिल गई, but this is wrong. But we will discuss कि इस एक्ट के तहत और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हुई. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर एबॉलिश्ड. पहले हमने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसकी स्थापना हुई थी. जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है दे यूज टू लुक एट द पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल यूज टू लुक एट द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये जो दोनों बोर्ड्स जिनकी इंट्रोडक्शन हुई थी पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, उन दोनों को एबॉलिश कर दिया गया है. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इन दोनों की जो स्थापना पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में हुई थी, दे वर एबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ऐसा लगा कंपनी को कि इन दोनों जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इनकी ज़रूरत अब हमें नहीं है, तो इनकी एबॉलिशमेंट की गई. सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज डिजाइनड एज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट में ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वॉइस रॉय. ओके, व्हाट? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वॉइस रॉय. अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के तहत हुआ था? दैट वाज द दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ओके, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है उसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. बट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनकी पोस्ट को एबॉलिश करके उन्हें क्या कहा गया? दैट इज़ द वॉइस रॉय. ओके, सो सबसे पहले वॉइस रॉय भारत में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. सबसे पहले वॉइस रॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग. सो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट इज हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे. और हु वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? सो फर्स्ट वॉइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, बिकॉज ही वॉज रूलिंग इन 1856. जब 1857 रिवोल्ट हुआ एट द टाइम, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ एट द टाइम ही केम टू पावर. ओके, बिफोर हिम देर वॉज लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स किए, वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीग्राफ सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी मोर सिस्टम्स विच हेल्प्ड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857. अगर लॉर्ड डलहौजी के जो रिफॉर्म्स है वो नहीं होते तो इट कुड हैव been little difficult for Lord Canning to suppress the revolt of 1857. So question मैंने आपसे डिस्कस किया कि फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे भारत के? दैट इज़ द लॉर्ड कैनिंग. एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट Governor General of India was designed as the Viceroy of India. Office of the Secretary of State was conformed. Okay, जो ऑफिस है, किसकी ऑफिस है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसकी ऑफिस की फॉर्मेशन हुई. तो अगर क्वेश्चन आएगा बाय विच एक्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट वाज फॉर्मड इन इंडिया, तो सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है उसकी पोस्ट जो है कौन से एक्ट के तहत फॉर्म हुई? दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. सेक्रेटरी वॉज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट. ओके, अभी जो ये सेक्रेटरी है हु विल बी ही विल बी द member of the British Parliament. It means he will be sitting in the Britain. ये जो Secretary of State है ये कहाँ पे sit करेंगे? He will sit in the Parliament of the Britain and he will be having his post in India. Okay. So next is a 15-member council was formed as an advisory body with Secretary of State as chairman. Okay, जैसे ही Secretary of State की पोस्ट बनी, he used to sit in the British Parliament, but इनके लिए जो रिपोर्ट्स है भारत से वो उन्हें कौन देगा? There was a council formed of 15 members. It means 15 members, those who will be sitting in India, they will be informing the Secretary of State who is sitting in the Britain's Parliament. Okay, जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसको ये इन्फॉर्म करेंगे. and these members will also help the Viceroy
टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। याद रखिए गाइज, वाइस रॉय की पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इसकी स्थापना हुई, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसकी स्थापना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी जो पोस्ट है इनको कब एबॉलिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जो मैंने डिस्कस किए हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस इन इंडिया। देखिए, जैसे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, सो ब्रिटिशर्स थॉट कि हमें कुछ ऐसे एक्ट्स लाने की ज़रूरत है जिसके तहत हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहें कि हम अब यहाँ पे कैसे राज करेंगे, और इसकी वजह से इन्होंने जो एक्ट है वो लाया, और इसको नाम ये भी दिया दैट दिस एक्ट इज़ फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ये मैं आपके साथ डायरेक्टली अभी डिस्कस कर चुका हूँ। सो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ओके, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के 15 मेंबर्स हैं जो यहाँ पे काम करेंगे भारत में, वैसे ही जो क्राउन मीन्स क्वीन एलिजाबेथ जो है उसके अंडर में जो इंडिया है इस एक्ट के तहत आ गया। बट उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है भारत में वो कौन रहेंगे? वॉइस रॉय। ठीक है, जो इंग्लैंड में जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, उसके जो मेंबर हैं जो भारत में कंट्रोल करेंगे दैट विल बी द वॉइस रॉय। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठेगा, but his post will be in India, but on behalf of the Secretary of State there will be 15 members council जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से जितने भी फंक्शंस हैं उनको वो कंट्रोल करेगी। ओके, दिस वाज द Government of India Act 1858, and if you will see, here is who was the first Secretary of the State, that is Lord Stanley. Who was the first Secretary of State? Lord Stanley, Stanley was the first Secretary of State who used to sit in the Britain's Parliament, and his post was in India. So guys, this is the Act of 1858. इसके ये facts याद रखने बहुत ज़रूरी है। But when this act was passed at the time, Indians were in like a lot of chaos कि अब क्या होगा। मोस्टली जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो सोचने लगा कि अब हमारे पास गवर्नमेंट जॉब जो है वो रहेगी या नहीं रहेगी, विल वी बी कंसिडर्ड एज द सोल्जर्स और नॉट। जो इसी वजह से एक क्वींस प्रोक्लेमेशन नाम का एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ जो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? अगस्त में जब ये सभी कन्फ्यूजन्स उन्होंने सोसाइटी में देखी, सो ही कॉल्ड अपॉन द प्रिंसेस एंड सम बिग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। उनको उन्होंने बुलाया। कहाँ पे बुलाया? इलाहाबाद में बुला के उन्हें ये सब बातें बताई कि जो एक्ट है इसके तहत अभी जो रूलिंग है कैसे चेंज होगी, हाउ वी विल बी रूलिंग द इंडिया। सो ही सेड कि जो मेंबर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, दे विल बी रिक्रूटेड, लाइक उनकी जो रिक्रूटमेंट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सो इस एक्ट के तहत होगी। ऐसा नहीं है कि जो सोल्जर्स काम कर रहे थे और अब उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेगी, सो दे विल बी रिक्रूटेड इन द आर्मी ऑफ ब्रिटेन। ओके, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो मुझे लगता है जिसमें ज़्यादा फैक्ट्स हैं। वॉइस रॉय की पोस्ट आई, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है जो उसकी पोस्ट आई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनकी जो पोस्ट है उसको एबॉलिशमेंट हुई, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट से आए थे। ओके, सो दिस वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो नो मोर ईस्ट इंडिया कंपनी will be boss. They will not be boss now, but they will be ruling, they will be handling the administrative purposes in India on behalf of the Queen Elizabeth. They will be handling the administrative functions in India on behalf of the Queen Elizabeth, क्योंकि अगस्त में 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने ये सभी लोगों को बताया that this गवर्नमेंट विल बी डायरेक्टली अंडर दी ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है उसके अंडर अब हम यहाँ पे ओनली उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट योर रियल हेड विल बी द क्वीन एलिजाबेथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्यों माना जाता है? क्योंकि इस एक्ट में डिसाइड हुआ नो मोर एनेक्सेशन। आज के बाद कोई भी स्टेट थ्रू दिस सब्साइडरी अलायंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उसके तहत कोई भी स्टेट को जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, दे विल नॉट बी एनेक्सिंग एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। बट आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ऑलरेडी दे हैव एनेक्स्ड एवरीथिंग।
दे हैव एनेक्स्ड एवरीथिंग बाय द 1858, पूरा भारत उनके कंट्रोल के अंडर है. इवन बाय द 1849 दे एनेक्स्ड पंजाब एंड दिस देयर वर सम वॉर्स इन नॉर्थ वेस्ट, उसमें से एक दो वॉर्स में वो अनसक्सेसफुल रहे एंड दे स्टॉप एनेक्सिंग दिस. बट यू कैन सी एक्सेप्ट कश्मीर, कश्मीर वॉज लाइक इन अपर पार्ट, यहाँ पे मैप अच्छे से बन नहीं रहा है, बट इट वॉज मेड ए प्रिंसली स्टेट अंडर महाराजा गुलाब सिंह, बट पंजाब एंड ऑल दिस पार्ट वॉज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश एम्पायर. सो आई डोंट थिंक देयर रिमेन्स एनीथिंग विच दे यूज टू से दैट वी विल नॉट एनेक्स. तो कुछ रहा नहीं, देयरफॉर दे गिव हिम एट जस्ट ए नेम दैट इट्स द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस, वी विल नो मोर बी डूइंग एनी एनेक्सेशन. ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट इसमें से यही है, इसमें से ज़्यादा फैक्ट्स को आपको याद रखने की ज़रूरत है. Next important act is that Indian Council Act of 1861. जैसे कि मैंने आपको बताया that this mini parliament was formed in 1853. तो उसके जो representatives हैं उसमें जो representatives हैं उनकी वो कहाँ से आएंगे, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड कि पार्लियामेंट जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है वो अपने मेंबर्स को भेजती थी उस काउंसिल में. देयर वर अराउंड 4 to 6 मेंबर्स दोज हु वर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटेन. ओके, बट जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861, इसके कुछ फीचर्स हैं. लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बम्बई एंड मद्रास वर रिस्टोर्ड. जैसे कि हमने पहले देखा था 1833 में या 1733 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत ये जो बॉम्बे और मद्रास है इनके पास से पावर्स छीन ले गए थे. बट बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ये जो प्रेसिडेंसीज हैं मद्रास एंड बम्बई, इनकी जो पावर्स है दे वर रिस्टोर्ड, इनके लेजिस्लेटिव पावर्स जो है उनको रिस्टोर किया गया था. ओके, बाय द एक्ट ऑफ 1861. नेक्स्ट, वाइस रॉय कैन अपॉइंट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल. ओके, इससे पहले इंडियन मेंबर्स में से किसी को भी जो वाइस रॉय की काउंसिल है उसमें से नहीं लिया जाता था. लेकिन बाय विच एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाइस रॉय कैन अपॉइंट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल. फॉर एग्जांपल ये वाइस रॉय है एंड दीज आर 4 to 6 मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल, बट ही कैन अपॉइंट दीज इंडियंस, ही कैन अपॉइंट इंडियंस इन हिज काउंसिल. ओके, वो इंडियंस जो है उनको अपनी जो काउंसिल है उसमें अपॉइंट कर सकता है. न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर इस्टेब्लिश्ड एट, जो कुछ रीजन्स में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई. फर्स्ट इज़ द बंगाल में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट हुई इन 1866. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस है दैट इज़ दिस रीजन which is currently Pakistan and Afghanistan, this and Punjab, you can say Punjab का कुछ area and from the borders of Kashmir, this region was known as the northwestern frontier province. इसकी जो legislative council की स्थापना हुई है वो भी Indian Council of Act 1861 के तहत हुई. एंड पंजाब जो है उसकी legislative council जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1896. सो यू कैन सी न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर टेकिंग प्लेस. जैसे कि हमने पहले देखा मेन पावर्स जो होते थे दैट वाज द मुंबई प्रेसिडेंसी, देन देयर वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी, देन देयर वाज द बंगाल प्रेसिडेंसी. बट नाउ न्यू रीजन्स आर कमिंग, न्यू रीजन्स आर इमर्जिंग. नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस इज इमर्जिंग, पंजाब इज इमर्जिंग, बंगाल इज मेकिंग इट्स न्यू एंड ओन आइडेंटिटी जो उससे डिफरेंट होगी. ओके, सो वाइस रॉय वॉज एम्पावर टू मेक रूल्स एंड orders. Now Viceroy ke before like in the 1773 act we had like this was the Governor General of Bengal or India and these were the 4 members. और इनको पूछे बिना ये कोई भी एक्शन ज़्यादा नहीं ले पाते थे. इट मीन्स देयर वाज रिस्ट्रिक्शन बिटवीन द पावर्स. बट नाउ Viceroy can decide directly where we should war. Where should we go for the war? Should we annex the like areas of this Burma? Should we go and annex the Nepal from the upper side? Should we decide ourselves to annex this northwestern province so that Russia should not attack us? So ये सब चीज़ों के जो पावर्स है या जो लॉज बनते थे पार्लियामेंट्री की, सोशल रिफॉर्म्स किस तरह से लाने हैं, किस चीज़ की हमारी जो सोसाइटी उसमें ज़रूरत है उसके लिए कौन सा लॉ बनना चाहिए. सो वाइसरॉय हैव द डायरेक्ट पावर्स बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 दैट ही कैन empower to make rules and orders. Okay, so Viceroy can issue ordinance during emergency. No need for support from legislative council, valid for 6 months from promulgation. अभी का जो पार्लियामेंट है हमारा उसमें there are like we have emergency provisions. These are discussed
in some articles. So emergency provisions है, there is first a national emergency, then there is a state emergency, okay, then there is a financial emergency. So ये तीनों जो emergencies है ये अभी भी हमारे constitution of India में हैं. So likewise when there was an emergency, like अगर कभी ज़रूरत पड़ी कि emergency declare करनी है, so at that time viceroy can issue that ordinance कि emergency declare करो. अभी भारत को रशिया अटैक करने वाला है, सो भारत को खतरा है कि जो इसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी है, सुजनिटी है, वो रशिया इनसे छीन लेगा. सो वाइसराय कैन इशू एन ऑर्डिनेंस ऑफ इमरजेंसी एंड दैट वाज वैलिड फॉर 6 months. ओके, अभी भी जो इमरजेंसी डिक्लेरेशन होती है इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 months की ही होती है. सो 6 months की जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे वाइसरॉय, एंड देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू हैव द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो ये वाइसरॉय हैं, ये जो उसके मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सो इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है वाइसरॉय को व्हेन ही इज़ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी. ओके, व्हेन ही इज़ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, नॉट इन अदर केसेस. इन अदर केसेस वाइसरॉय वाज सपोज टू डिस्कस विद द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन दैट हाउ वी आर सपोज टू मेक द सम काइंड ऑफ enactments in the constitution. Okay. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, सो फर्स्ट टाइम जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जिनको अपनी काउंसिल में ऐड किया था, दे वर, वन वाज द महाराजा ऑफ पटियाला, फर्स्ट वाज द महाराजा ऑफ पटियाला, नेक्स्ट वाज द राजा ऑफ बनारस, जो बनारस के राजा हैं उनको इंट्रोड्यूस किए लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया था, एंड वन इम्पॉर्टेंट वाज द सर दिनकर राव. सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिनकर राव हैं, इनकी जो इंक्लूजन हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने की थी इन तीनों की, सो इट वाज द लॉर्ड कैनिंग. ओके, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. इन्होंने इनको अपनी काउंसिल में लेने का जो निर्णय लिया वो इसलिए लिया था बिकॉज एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, दिस पर्सन रिमेन्ड न्यूट्रल एंड दीज टू वर द प्रिंसली स्टेट्स, these were the princely states and they also remained neutral and gave हेल्प टू द ब्रिटिशर्स. मैंने पिछले टाइम ही डिस्कस किया था कि एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, एट द टाइम ओनली 1% प्रिंसली स्टेट्स लाइक रिवोल्टेड and other all helped the Britishers. So you can say at least 50 princely states revolted, but other around 700 to 800 जो princely states हैं they helped the Britishers or they remained the neutral. Okay, इस तरह से इस एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए. दैट फर्स्ट टाइम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर एडेड इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय. तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच एक्ट by which act the non-official members were nominated to the Legislative Council of the Viceroy? So the answer is Indian Council Act of 1861. Okay, next and important act is Indian Council Act of 1891. This one will be the last one act. इसके बाद के जो acts है that will be Government of India Act of 1909, Government of India Act 1919 and Government of India Act 1935 and Government of India Act 1947. ये जो 1 2 3 4 एक्ट्स हैं इनकी वीडियो में सबसे लास्ट में बनाऊंगा. बिफोर इट वी विल बी डिस्कसिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लीडर्स ऑफ मॉडरेट लीडर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं जो हैं वो कौन कौन से थे, एंड जो बाकी के कुछ लाइक इमरजेंस ऑफ गांधी, जो गांधी जी है उनका क्या रोल रहा इंडियन पॉलिटिक्स में. ये जो टॉपिक्स है ये होने के बाद मैं कुछ एक्ट्स डिस्कस करूँगा. टिल नाउ वी आर सपोज टू नो द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज टिल द 1892. जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है उसके फीचर्स क्या हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन नॉन ऑफिशियल काउंसिल. तो ये अगर काउंसिल है वाइसरॉय की तो उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है लाइक इंडियंस अगर पहले आप like by the act of 1892 if there were around 10 members, अगर आप 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेते हो तो नाउ यू कैन गो फॉर द 16. अब जो है इनकी इंक्रीज़ की गई कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर उसमें लेना पड़ेगा बिकॉज दे वर रूलिंग इंडिया एंड द इंडियंस इनकर्जन इन द पार्लियामेंट वाज मस्ट. It was must because they know the real situation. Okay, so you can say जो इनकी जो अपॉइंटमेंट है if आपको ये भी कन्फ्यूजन होगा कि how can directly they be appointed in the council. So there was the indirect election. Okay, indirect election used to take place. Okay, they were nominated. Okay. Next, legislative members can discuss budget and ask questions. Okay, so
जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स है या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट बट वॉइस रॉयस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी बजट है कि व्हाट वी आर सपोज टू डू इन द नेक्स्ट ईयर, वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड, एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो भी डिस्कशन कर सकते थे. दिस वाज फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. इससे इनको ये पावर दिया गया कि यू कैन ऑल्सो डिस्कस दैट व्हाट काइंड ऑफ लॉज वी आर पासिंग, वेयर वी आर स्पेंडिंग आवर रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज nomination system for non-official members. Viceroy can appoint non-official members for Central Legislative Council. Okay, first जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होना शुरू हुआ बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. गवर्नर्स कैन अपॉइंट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, till 1892, not till, by the 1982, by the 1892 we had this India, we had the central administration and we have very small provisional administrations. Okay, now here viceroy can had the power to appoint non-official members in the central administration, and these places were ruled by some governors. कुछ governors जो इसमें rule करते थे, they were also given power to add non-official members in their legislative councils of the provisional legislative councils. Okay, so all this happened by the Indian Council Act of 1892. ओके, सो यहाँ पे मैंने ये एक इमेज दी हुई है in which it's written that the Indian Council Act of 1892 was significant in the sense that it not only increased the number of non-official members of the legislative bodies both at the provisional and national level, introduced the principle of election in the limited way through such constituencies as municipality bodies. So municipality जो bodies है वो भी हम discuss करेंगे बाद में. So उनका क्या role था elections में वगैरह. So these were the acts जो हमने discuss किए, जो मुझे लगा बहुत important है. So the acts are like 1858 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्स है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द व्हेन वेर द फर्स्ट टाइम इंडियंस इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन. सो 1861 का जो एक्ट है इसके थ्रू हुआ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो इंक्रीजिंग मेंबर्स सबसे ज़्यादा कब एडिशन होने लगी, सो कौन से एक्ट के तहत होने लगी. सो इट इज़ द 1892 एक्ट. ओके, थैंक यू, बाय.